ओम सरस्वते नमः। ओम गणपते नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने कुत्थांक उन्नयन के बारे में बात की थी। कुत्थांक उन्नयन एक अनुसंख्यिक गुणधर्म है जिसका मान विलय में उपस्थित ठोस विलय की मात्रा पर निर्भर करता है। अब इसी सत्र में आगे हम बात कर रहे हैं हिमांक अवनमन। इसका हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन यह भी एक अनुसंख्यिक गुणधर्म है जो कि ठोस विलय की मात्रा पर निर्भर करता है। जैसे तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि उन्नयन का मतलब होता है अधिकता, वृद्धि, और इस तरह अवनमन का मतलब है कमी। कमी क्या है? कमी, घटना। तो देखो, हिमांक अवनमन की बात करने से पहले हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं हिमांक क्या है। हिमांक बिंदु या हिमांक ताप। देखो, जब किसी द्रव को हम ठंडा करते हैं तो उसके बाष्पदाब में कमी आती है और बाष्पदाब घटने के कारण वो एक निश्चित ताप पर जाकर के ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। क्या जाता है? ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस निश्चित ताप को ही उसका हिमांक बिंदु या हिमांक ताप कहा जाता है। ये अर्थात कहने का मतलब यह है कि हिमांक ताप वह ताप होता है जिस पर द्रव की द्रवावस्था एवं ठोस अवस्था दोनों के बाष्पदाब समान होते। यानी जिस ताप पर द्रव की द्रवावस्था और ठोस अवस्था, ये पदार्थ की द्रव और ठोस दोनों अवस्थाओं के बाष्पदाब क्या हो? समान हो, उसे हिमांक कहते हैं। अर्थात इस ताप पर पदार्थ की द्रव एवं ठोस दोनों अवस्थाएं मौजूद होती हैं। जैसे जल है, ये लिक्विड द्रव अवस्था है इसकी, और देखो बर्फ जल की क्या है? ठोस अवस्था। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, यानी आप कह सकते हैं 273 केल्विन ताप पर जल और बर्फ दोनों उपस्थित होंगे। अर्थात जल का और ठोस अवस्था यानी द्रव और इस ठोस अवस्था के बाष्पदाब क्या होंगे? समान होंगे। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन जल का क्या है? हिमांक बिंदु है। क्या है? हिमांक है। तो हिमांक एक बार फिर सुन लेंगे, वह अपनी देसी भाषा में कहे तो वह निश्चित ताप होता है जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। या आप विज्ञान की भाषा में कहें कि वह निश्चित ताप जिस पर द्रव एवं ठोस दोनों प्रावस्थाओं के बाष्पदाब समान होते हैं, हिमांक ताप या हिमांक बिंदु कहलाता है। अब बात कर रहे हैं हिमांक अवनमन की। किसकी बेटा? हिमांक अवनमन की। तो बेटा, हिमांक अवनमन के लिए जैसे मैंने आपको पहले कुत्थांक उन्नयन में बताया था कि हमने कोई एक शुद्ध विलायक ले लिया, जैसे अशुद्ध जल, शुद्ध जल ले लिया, 1 लीटर शुद्ध जल ले लिया, ठीक है भाई। और इस शुद्ध जल का हमने हिमांक किया। जैसे देखो, ये मैंने मान लिया ये सामान्य ताप है और इसे हम धीरे क्या कर रहे हैं? आशुद्ध जल को ठंडा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ठंडा कर रहे हैं। इसके तापमान में कमी ना आ रही है। इसका बाष्पदाब था सामान्य ताप पर, यहां से इसको बाष्पदाब को ठंडा करते जा रहे तो बाष्पदाब में कमी आ रही है। तो यहां पर आकर के ये मान लो जम गया। क्या हो गया? ये जल और यहां पर जैसे बर्फ, ठोस अवस्था। तो मैं इसको ग्राफ के रूप में बना दूं। यहां पर क्या हमारा बाष्पदाब और यहां क्या है? तापमान, है ना। तो देखिए बेटा, इसको ये बाष्पदाब था सामान्य ताप पर, बाष्पदाब ताप पर इसको मैंने क्या है? धीरे धीरे ठंडा किया।
ठंडा किया तो इसके बाष्पदाब में कमी आई और ये यहां पर आकर के ठोस अवस्था में बदल गया, कहीं बर्फ में बदल गया, अर्थात इस ताप पर इसकी ठोस और द्रव दोनों अवस्था मौजूद है। तो ये जो ताप होगा, ये जो ताप होगा यहां से जो मैंने खींचा है, ये ताप, ये क्या कहलाएगा, इसका हिमांक क्या कहलाएगा, हिमांक। जैसे मान लिया आंसू जल का हिमांक क्या है, जैसे मैंने T0F, देखो जैसे मैंने देखा डेल्टा TF मतलब देखो टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है ना, टेम्परेचर। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया, अवाष्पशील विलेय पदार्थ जैसे नमक, चीनी, कुछ भी, जैसे मैंने नमक घोल दिया, नमक घोल दिया। तो आप जानते हो कि किसी भी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय घोल दें तो उसका बाष्पदाब कम हो जाता है, क्या हो जाता है, बाष्पदाब। तो देखो ये तो विलायक के लिए धरे, अब विलयन का बाष्पदाब तो इससे कम होगा, इसलिए अब इसको मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूं, ठंडा कर रहा हूं। इसको धीरे धीरे ठंडा करूंगा तो इसको ठंडा करने पर इसके बाष्पदाब में कमी आएगी, और बाष्पदाब में कमी आएगी और मान लीजिए यहां पर आकर के ये ठोस में बदल जाएगा, तो ये क्या हो गया, विलयन, विलयन, विलयन का क्या हो गया, हिमांक। तो अब आप देख रहे हैं, यानी मैंने जब शुद्ध जल यानी विलायक को ठंडा किया था तो ये T0F पर, और यहां पर विलयन किस पे हो रहा है, TF पर। विलयन पे क्या मान लिया मैंने, हिमांक। अर्थात कहने को जब मैंने नमक घोल दिया जल में तो इसका बाष्पदाब घट गया, बाष्पदाब घटने के साथ साथ इसके हिमांक में कमी आई। अर्थात ये जैसे जल मैंने बताया था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम रहा है, पर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम रहा है जल, लेकिन इसका विलयन, अवाष्पीय विलय युक्त विलयन जो है, नमक का विलयन जो है ये वाला, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं मिलेगा, 0 डिग्री से कम ताप पर जाएगा, जैसे मान लो -2 डिग्री सेंटीग्रेड, -4, -6, -7 इसमें। तो इस हिमांक में क्या जाएगी, कमी, क्या आएगी, हिमांक में कमी। जैसे हम देख रहे हैं ये, तो यहां पर T0F ज्यादा है, TF क्या है, कम है, तो इसमें से मैं इसको घटा दूंगा, तो T0F माइनस TF बराबर डेल्टा TF। यही क्या है आपका हिमांक अवनमन, क्या है, हिमांक अवनमन। तो देखो यहां इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो है यही क्या आपका डेल्टा TF। तो ये तो सामान्य बात। अब देखो यहां पर ये क्या है, इसके तो मैंने बाष्पदाब लिया, तो ये हिमांक पर इनका बाष्पदाब और ये विलयन का बाष्पदाब, ये तो P0A मान लिया मैंने, P0A और P मान लिया, विलयन का बाष्पदाब है, ठीक है भाई। तो ये इस तरह से हम ग्राफ के माध्यम से इसको समझा सकते हैं। अब सीधी बात करें हम कि किसी शुद्ध विलायक में, यदि किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया जाए, क्या घोल दिया जाए, अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया जाए, तो उसका हिमांक घट जाता है। क्या हो जाता है बेटा, हिमांक घट जाता है। हिमांक में हुई इस कमी को ही हिमांक अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हिमांक अवनमन। या आप यूं भी कह सकते हैं कि शुद्ध विलायक की तुलना में अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का हिमांक कम होता है। हिमांक में आई कमी या हुई कमी ही हिमांक अवनमन कहलाती है। तो थोड़ा ये इसका ग्राफ है। ग्राफ को देखो, आप देख रहे हैं यहां पर तो हमने क्या लिया है, तापमान, ये तो शुद्ध विलायक जल का, और ये क्या है, विलयन, अवाष्पीय विलयुक्त विलयन। तो इनका देखो बाष्पदाब ये है विलयन का, और ये किसका है, शुद्ध विलायक का। तो देखो यहां पर डेल्टा टी है, तो इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा, डेल्टा पी, ठीक है भाई, डेल्टा पी। तो अब देखिए ये तो होगा हिमांक अवनमन। एक बार फिर सुन लेंगे कि किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल देने पर उसका हिमांक घट जाता है। हिमांक में हुई इस कमी को ही क्या कहते हैं हम, हिमांक अवनमन। जैसे मैंने यहां पर शुद्ध विलायक का बाष्पदाब क्या है, T0F माइनस है विलयन का हिमांक क्या है, TF बराबर डेल्टा TF, हिमांक अवनमन। अब ये हिमांक अवनमन की सहायता से
अवास्तविक विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए मोल द्रव्यमान में पहले बताया अणुभार। तो जैसे मैंने अभी बताया, देखो ग्राफ के माध्यम से हिमांक वन को बात करने से मैंने अभी बताया था कि देखो मैंने ग्राफ में कि इस अक्ष पर तो मैंने क्या लिया है, बाष्प दाब। क्या लिया है, बाष्प दाब। और यहां पर क्या लिया है, तापमान। मान कह लीजिए। तो अब जैसे मैंने बताया था कि ये वातावरणीय ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, इसको धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं। तो बिंदु ए पर आकर के, बिंदु ए मान लीजिए से ये जम जाता है। किसके लिए बेटा, ये शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक। ठीक भाई, ये शुद्ध विलायक के लिए। अब मैंने शुद्ध विलायक में अवास्तविक विलेय बोल दिया, जैसे नमक बोल दिया मैंने आपको पहले बताया। इसको तो इसका हिमांक याद करने तो इसका बाष्प दाब क्या होगा, अवास्तविक विलेय हो जाएगा, जिसके कारण घट जाएगा, कम होगा। इसको देखो मैं धीरे धीरे ठंडा किया। देखिए इस बिंदु से इस पर डाला गया लंब, ये इसके हिमांक को व्यक्त कर रहा है। इसको हमने मान लिया डेल्टा टी नॉट एफ। और देखो ये यहां पे आगे जम रहा है, तो ये क्या है, विलयन के लिए। क्या मान लिया मैंने, विलयन के लिए। तो ये यहां पर टी एफ। ठीक है, इन दोनों का जो अंतर जैसा भी बताया था डेल्टा टी एफ, और यहां पर तो इसका हिमांक ये है और इसका हिमांक ये है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा है, तो इस हिमांक का डिफरेंस डेल्टा टी एफ कहलाए। अब तो यहां पर एक बाष्प दाब की बात करें, इसका बाष्प दाब हिमांक ताप पर ये है टी नॉट ए मान लिया मैंने, विलायक को ए मान लिया है, और ये विलयन का है, इसका पी मान लिया। तो इन दोनों का डिफरेंस जैसे अभी बताया डेल्टा टी। तो अब देखिए जैसे जैसे विलेय की मात्रा बढ़ेगी, बाष्प दाब अवनमन भी बढ़ेगा, और बाष्प दाब अवनमन बढ़ेगा तो हिमांक अवनमन में भी वृद्धि होगी। अर्थात ग्राफ से स्पष्ट है कि टी एफ समानुपाती डेल्टा टी। और रावले के अनुसार डेल्टा टी समानुपाती होता है एक्स वी। देखो एक बार फिर सुन लेंगे कि रावले क्या कहता है कि अवास्तविक विलेय युक्त विलयन के हिमांक बाष्प दाब का अवनमन विलेय की मूल भिन्न के समानुपाती होता है। अवास्तविक विलेय युक्त विलयन के बाष्प दाब का अवनमन विलेय की मूल भिन्न के समानुपाती होता है। तो अब देखो यहां से हम संबंध डेल्टा टी एफ समानुपाती एक्स वी या डेल्टा टी एफ बराबर के एक्स वी, समीकरण नंबर 2 डाल दिया है ना। यहां के समानुपातिक स्थिरांक है, यहां तक कोई दिक्कत हो? अब ये समानुपातिक स्थिरांक है। अब मैंने माना, क्योंकि हम जानते हैं, अब मैं ग्राफ में डालने जा रहा हूं बेटा कि देखिए हम जानते हैं कि तनु विलयनों के लिए
NV जो विलय के मूल माने मैंने, विलयन के अंदर NV अवास्तविक विलय के मूल है, इज लेस देन NA आता है। तो क्या हो जाएगा, देखो x v बराबर क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर, NV अवास्तविक विलय के मूल बटे विलयन के कुल मूल। तो देखो वैसे तो आता है NA प्लस NB, लेकिन NB का मान क्या है, बहुत कम है, तो इसको हम नगण्य मान लेंगे, तो क्या जाएगा NA। तो ये आ गई अवास्तविक विलय की मूल भी। अब इसका मान समीकरण 2 में रख दूं तो देखो क्या जाएगा, डेल्टा PF बराबर क्या आएगा, के NV बटे NA, समीकरण नंबर 3। कहां से आया ये, समीकरण 2 से। इस समीकरण 2 में मैंने XV का मान रख दिया। अब चूंकि NV अवास्तविक विलय के मोल क्या होगा, मैं पहले ही बताया, जैसे पुस्तकांक ने बताया था कि अवास्तविक विलय की ग्राम मात्रा WV अवास्तविक विलय की ग्राम मात्रा WV बटे अवास्तविक विलय का अनुपात MV। और इसी प्रकार देखो NA शुद्ध विलायक के मोल, देखो शुद्ध विलायक की ग्राम मात्रा WA बटे शुद्ध विलायक का अनुभार। तो इसमें NV और NA का मान समीकरण 3 में रख दे। क्या करते हैं हम, समीकरण 3 में रखते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूं और यह समीकरण 3 में इसका मान रखना है। तो देखो हमारे पास क्या आएगा, देखो डेल्टा PF बराबर के इंटू, अब इसके मान रख रहा हूं तो WV अपॉन क्या आएगा, FB गुणा, अब देखिए इसका भाग देना था ना, तो मैं गुणा करूं तो MA ऊपर चला जाएगा, MA बटे WA, समीकरण नंबर 4। अब तो चूंकि के समानता स्थिरांक है और MA किसी भी विलायक का क्या है, अनुभार जो है वो नियत रहता है, मूलक द्रव्यमान क्या नियत रहता है, तो इसको एक नया स्थिरांक मान लिया हमने, बराबर KF हिमांक अवलंबन, हिमांक अवलंबन स्थिरांक। इसका मात्रक की बेटा उत्कांक उन्नयन के समान इसका मात्रक इकाई जो होती है, इसकी भी इकाई केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होती है। क्या होती है बेटा, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये इसकी इकाई है। क्या है बेटा, इकाई यानी मात्रक। क्यों, तो अब देखिए हमारे पास डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा, KF, जो KF तो K और एवरेज हट गया, इंटू स्मॉल WV विलय की ग्राम मात्रा बटे विलय का अनुभार गुणा 1 बटे WA, यानी विलायक की मात्रा, इसमें ग्राम में लिया हमने। लेकिन यदि WA का मान किलो में 1 किलो ले, इसमें 1 किलो में लिया जाए तो क्या जाएगा, तो WV बटे, चलो यहां लिख देता हूं, तो क्या जाएगा WV बटे MB गुणा 1 बटे WA। तो देखो विलय की मात्रा ग्राम में बटे विलय का अनुभार गुणा विलायक का भार या विलायक के भार जो है किसमें, किलोग्राम में। तो इसको क्या कहते हैं हम, विलयन की मोललता। क्या कहते हैं, मोललता। क्या बेटा, मोललता। ठीक है।
तो विलय की क्या हो गई है, मोललता। यदि लिख देता हूं मोललता, क्या हो गया बेटा, मोललता। तो अब देखिए इसका मान इस समीकरण में हम रख दें तो क्या आएगा हमारे पास, देखो मैं यहां से इसको साफ कर देता हूं, क्या आएगा, डेल्टा TF बराबर TF इंटू M। M आ गया। M क्या है यहां पर बेटा, जैसे मैं बताया यहां पर मोललता, क्या है, मोललता। यदि स्मॉल m बराबर 1 हो तो जो इसको समीकरण नंबर मैंने 5 डाल दिया है वो तो क्या है, डेल्टा TF बराबर किया है। इससे तो हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि एक अवास्तविक विलय युक्त एक मोलल विलयन के हिमांक में हुआ अवनमन हिमांक अवनमन स्थान कहलाता है। एक बार फिर सुनाइए बेटा कि अवास्तविक विलय युक्त एक मोलल विलयन के हिमांक में हुआ अवनमन हिमांक में हुआ अवनमन क्या कहलाता है, हिमांक अवनमन स्थान के बराबर होता है। तो एक मोलल, जैसे मैं क्वेश्चन कुंडन में भी बताया था वहां यहां पर भी बता रहा हूं, एक मोलल क्या मतलब है, 1 किलोग्राम में अवास्तविक विलय का 1 मोल हो रहा हो, क्या हो, 1 मोल। तो इसको हम देखो यूं भी कह सकते हैं कि यदि 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक में 1 मोल अवास्तविक विलय घोल दिया जाए तो उसके हिमांक में हुआ अवनमन स्थानांक कहलाता है। तो ये तो इसकी परिभाषा हुई। और इसका मात्रक मैंने अभी बताया था, मात्रक है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब देखो इस समीकरण 5 से देखो हम बात करें जो KF क्या है यहां पर स्थिरांक है, तो देखो डेल्टा TF समानुपाती M, अर्थात विलयन की मोललता बढ़ने के साथ साथ हिमांक अवनमन में भी वृद्धि होती है, ठीक है ना। अर्थात इस समीकरण नंबर जैसे 6 कहां से आया, समीकरण 5 से, ठीक है ना, ये समीकरण 5 से। तो इस समीकरण ये बता रहा है कि जैसे जैसे विलायक में अवास्तविक विलय की मात्रा बढ़ेगी हिमांक अवनमन भी बढ़ेगा। अब देखिए बेटा हमें निकालना है क्या, अवास्तविक विलय का अणुभार, अवास्तविक विलय का अणुभार। तो समीकरण देखो 5 से ले लें अपन। देखिए समीकरण 5 जो मैंने बोला डेल्टा TF बराबर TF डॉट M, समीकरण 5 था ये हमारा। अब तो यहां पर M बराबर मैंने अभी बताया था स्मॉल w V बटे MB, ये क्या है, अवास्तविक विलय का अणुभार गुणा 1 बटे WA। तो देखो WA विलायक का भार किसे में हम किलोग्राम में, जैसे ये भार यहाँ पर ग्राम में है तो इस किलोग्राम में बदलेंगे क्या, 1000 का हम क्या करेंगे भार देंगे तो 1000 कहां चला जाएगा ऊपर। तो इसकी वैल्यू तो इस समीकरण में रख दें तो डेल्टा TF बराबर क्या जाएगा, TF इंटू, चलो मैं लिख देता हूं 1000 गुणा WV बटे क्या जाएगा बोलो, MB इंटू W। अब ये मुझे चाहिए विलय का अणुभार MB, तो इसमें क्या आएगा, देखो इसको यहां पर ले आए, तो बराबर KF इंटू 1000 इंटू WV बटे डेल्टा TF इंटू WA।
तो देखो इस प्रकार हम अवास्तविक विलय का अनुभार इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये तो हिमांक अवनम की बात थी। अब देखो आपसे इससे प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे दो टॉपिकों में हम बात करें, जैसे हिमांक अवनम, तो हिमांक अवनम क्या है समझाइए, दूसरा ग्राफ के द्वारा हिमांक अवनम को स्पष्ट कीजिए। तो मैंने ग्राफ आपको बताइए है, अवास्तविक विलय का अनुवाद हिमांक अवनम की सहायता से किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। आप इस सिद्ध कीजिए कि डेल्टा टी एफ समानुपाती एम। तो ये सब प्रश्न इसके टॉपिक के अंदर बनते हैं, और इससे संबंधित मैं पहले बता चुका हूं। इस पाठ संबंधित न्यूमेरिकल में लास्ट अंत में ही वीडियो में बताऊंगा। तो बड़ा वैज्ञानिक वान टॉप के अनुसार हम क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक केवी को विलायक की बाष्पन ऊष्मा से इस प्रकार संबंधित कर सकते हैं। देखो यहां पर एम ए विलायक का अनुभार है, आर गैस स्थिरांक है, टीवी क्वथनांक है, और डेल्टा एच वी बाष्पन की ऊष्मा है ना। इसी प्रकार के एफ को हम के एफ यानी हिमांक अवनम स्थिरांक को भी इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, आर टी वी की जगह यहां पर क्या है एफ का स्क्वायर बटे डेल्टा एच एफ है ना। तो ये या बी भी लिख सकते हैं आप इसकी जगह, तो गुणा 1000। तो इस तरह से इन वान टॉप ने विलायक के साथ उनके क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक और हिमांक अवनम स्थिरांक को क्या किया, संबंधित किया। आज इतना ही, आगे की बात कल करेंगे। जय हिंद।